नमस्कार साथियों, मैं कुलदीप तिवारी आपका दोस्त और होस्ट अपने चैनल बी पॉजिटिव बी सक्सेसफुल में एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। और आज हम वीडियो लेकर आए हैं सहारा रिफंड प्रोसेस के बारे में। बहुत सारे लोगों ने मुझे क्वेरी करी कि ये रिफंड की प्रोसेस हमें समझाई जाए, क्योंकि इसमें बहुत सारे कंफ्यूजन थे लोगों को। तो मैंने बहुत ज़्यादा रिसर्च करने के बाद और लोगों से बात करने के बाद इस वीडियो को मैं लेकर आया हूँ आप सभी के लिए। तो चलिए हम लोग आज की वीडियो शुरू करते हैं। यदि आप ऑनलाइन वर्क सीखना चाहते हैं तो इसी तरीके की मैं वीडियो लेकर आता हूं, जिससे कि ऑनलाइन वर्क किस तरीके से किया जाता है ये आपको सिखाया जाए, किस तरीके के इश्यूज आते हैं उनको कैसे हैंडल किया जाए। तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए और बेल बटन को जरूर दबाइए, जिससे कि आपको नए ट्रेनिंग वीडियो के बारे में जरूर से पता चले। तो हम लोग शुरू करते हैं। आज मैं आपको इस वीडियो में 6 पॉइंट्स में आपको ये वीडियो लेकर आया हूँ, और इसमें 6 पॉइंट्स में आपको बताऊंगा कि कैसे कैसे हम लोग इस फॉर्म्स को भरेंगे। तो सबसे पहला पॉइंट है, कौन रिफंड के लिए अप्लाई कर सकेगा। सबसे मेन चीज है, कौन लोग अप्लाई कर पाएंगे, कौन लोग अप्लाई नहीं कर पाएंगे, एलिजिबल कैंडिडेट। दूसरे नंबर पर बॉन्ड्स में कैसे जानकारी देखना है। लोगों को बॉन्ड ही पढ़ना नहीं आ रहा है, इसलिए समस्या बनी हुई है। तीसरे नंबर पर फॉर्म में जानकारी कैसे भरना है ये बताऊंगा। फिर प्रपत्र कैसे जनरेट करना है, उसके बाद प्रपत्र कैसे भरना है और उसको फिर से कैसे अपलोड करना है ये मैं बताऊंगा। और 6वें नंबर पर समस्या आने पर कहाँ संपर्क करना है और कहाँ शिकायत करना है, इसके बारे में आपको समझा दूंगा। इन 6 पॉइंट सीखने के बाद आपको किसी और दूसरे वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये मेरी गारंटी है। वीडियो को पूरा देखना है, बिना स्किप करे हुए देखना है, क्योंकि यदि आप सीखना चाहते हैं और फॉर्म सही भरना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा यूजफुल होने वाली है। तो चलिए हम लोग आगे देखते हैं। अब यहाँ पर मेरे पास जो बहुत सारी क्वेरी आई, उसमें से मैंने कुछ क्वेश्चंस हैं वो शॉर्ट आउट करके रखे हुए हैं। तो उसमें पहला क्वेश्चन आ रहा था कि यदि किसी की मृत्यु हो गई है तो हमें अप्लाई करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। तो बिल्कुल अभी अप्लाई मत करिए, क्योंकि हो क्या रहा है, जिनकी डेथ हो गई है यदि आप अप्लाई कर देंगे तो जो आधार नंबर आप उनका डालेंगे, आप मान लीजिए OTP भी डाल देते हैं, तो उनके खाता जो जुड़ा हुआ आधार में उसमें पैसा जाएगा, जिसमें कि वो तो नॉन ऑपरेटिव हो चुका है। तो अभी आप मत भरिए, अभी गवर्नमेंट ने इसका प्रोविजन नहीं दिया है। दूसरा, अकाउंट नंबर नहीं है आपके पास, तो उसका कुछ हद तक सोल्यूशन तो मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूँ। और यहाँ पर यदि आपको सोल्यूशन नहीं मिल रहा है तो मेरा आपको जो सलाह है वो आप किसी एजेंट से बात करिए जिससे आपने ये पॉलिसी ली थी, या फिर यदि नजदीकी में कोई आपका ब्रांच है तो आप वहाँ ब्रांच विजिट करिए और वहाँ ब्रांच मैनेजर से बात करिए, वो आपको खाता नंबर बता देंगे। फिर यदि आपके नाम में गलती हो गई है, तो इसके लिए आपको सीधे कहीं भी विजिट नहीं करना है, आपको उसके हेड ऑफिस में बात करनी है, या फिर मैं आपको एक शिकायत नंबर दूंगा, आप वहां बात कर सकते हैं। या तो यदि ब्रांच में खुली हुई है आपके आसपास कहीं, वैसे तो लगभग सब जगह बंद हो गई हैं, मगर कुछ जगह खुली हुई हैं, तो आप वहां जाके वहां ब्रांच मैनेजर से बात कर सकते हैं। यदि आप एजेंट के संपर्क में आज भी हैं तो आप एजेंट से भी संपर्क कर सकते हैं। डेट पूरी नहीं हुई है तो क्या अप्लाई कर सकते हैं, ये भी बहुत बड़ा क्वेश्चन है। और बहुत सारे लोगों के मन में ये कंफ्यूजन है कि अभी हमारा 1 साल रह गया है, 1.5 साल रह गया है, हमें अप्लाई करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, क्योंकि कंपनी अब बैंकरप्ट हो चुकी है, दिवालिया घोषित हो चुकी है। तो अब आपको उसकी मैच्योरिटी के लिए वेट नहीं करना है कि हमारी मैच्योरिटी कब आएगी। अभी आपने जितना पैसा, आपको जो बॉन्ड मिल गया है या जितना पैसा आपने पासबुक में जमा कर दिया है, उसी बेसिस पे आप फॉर्म भर दीजिए। इन 4 चीजों की जानकारी के बाद हम लोग चलते हैं आगे, देखते हैं किस तरीके से अब हम लोगों को जानकारी एकत्रित करनी है और फॉर्म कैसे भरना है। तो इस फॉर्म को भरने से पहले सबसे पहले आपको कुछ चीजों की जानकारी होनी बहुत आवश्यक है कि किन चीजों को आपको अपने पास रखना है फॉर्म भरने से पहले। तो सबसे पहले मेंबरशिप नंबर, सदस्यता क्रमांक आपको पता होना चाहिए क्या है। दूसरा, अकाउंट नंबर कहाँ पर लिखा होता है। तीसरा, सर्टिफिकेट या पासबुक है आपके पास तो वो उसमें नंबर कहाँ लिखा होता है, सर्टिफिकेट का, पासबुक का नंबर कहाँ होता है। चौथे नंबर पर अकाउंट ओपनिंग डेट कहाँ लिखी होगी बॉन्ड के अंदर, या फिर पासबुक में कहाँ लिखी होगी। 5वें नंबर पर कंट्रीब्यूशन अमाउंट, जमा योगदान राशि, ये क्या होती है, इसको कैसे निकालते हैं और ये कहाँ पर लिखी होती है। ये 5 पॉइंट यदि आपको क्लियर हो जाएंगे तो आपको फिर किसी की मदद की जरूरत नहीं, आप फॉर्म खुद ब खुद भर पाएंगे। तो मैं इनके बारे में आपको, आप जो भी आपके पास बॉन्ड हैं, सहारियन के हैं, हमारा सहारा कोऑपरेटिव सोसाइटी के हैं, तो जितने भी बॉन्ड है आप हाथ में लेकर बैठिए। पासबुक है तो पासबुक लेकर बैठिए और एक पेंसिल लेकर चलिए। मैं आपको बताऊंगा कि कौन कौन सी जगह पर कौन कौन सी चीजें आपको मिलेंगी।
तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं एक एक करके। सबसे पहले है सहारियन यूनिवर्सल मल्टीपर्पज सोसाइटी लिमिटेड। यदि इसका बॉन्ड आपके पास है तो ये देखिए यहाँ पर मैंने सबसे ऊपर जो ये दिख रहा है, यहाँ पर आप देखेंगे ये सर्टिफिकेट नंबर कहलाता है। ये सर्टिफिकेट नंबर मैंने अभी छुपा के रखा हुआ है यूट्यूब की पॉलिसी के कारण। दूसरे नंबर पर आता है मेंबरशिप नंबर। क्या होता है मेंबरशिप नंबर? देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, आप यहाँ से मेंबरशिप नंबर उठाएंगे। तीसरे नंबर पर आप कितना आपने पैसा इन्वेस्ट किया है वो यहाँ पर संख्या में भी लिखा रहता है और वर्ड्स में भी लिखा रहता है। अभी मैंने इसको हाइड करके रखा हुआ है। और इसके बाद यहाँ पर डेट लिखी हुई, ये वो डेट है जिस डेट पर आपने ये लिया था बॉन्ड। ठीक है, ये वाला जो बॉन्ड है ये कंटिन्यूटी वाला बॉन्ड है, इसमें आपको अकाउंट नंबर नहीं दिख रहा है। ये जिनका भी बॉन्ड है उन्होंने क्या किया है, एक बार पैसा इन्वेस्ट किया, फिर उसके बाद उसको री इन्वेस्ट कर दिया। मतलब एक बार उन्होंने पैसा लगाया और उन्होंने कहा अब मुझे इसकी आप मुझे वापस मत करिए और ये पैसा फिर से इन्वेस्टमेंट कर दीजिए। तो इसमें क्या हुआ, उनको ये वाला सर्टिफिकेट मिला। और इसमें क्या होता है, इसके बैक में अगर आप देखेंगे तो क्या मेंबरशिप नंबर लिखा होता है और कंट्रोल नंबर लिखा होता है। अभी हमें चाहिए था अकाउंट नंबर जो बाकी था, यहाँ पर हमें मिला है कंट्रोल नंबर। तो बहुत लोगों से बात करने के बाद, जो सहारा का काम करते हैं उनसे बात करने के बाद ये पता चला कि जो कंट्रोल नंबर होता है वही अकाउंट नंबर होता है। तो आपको अब घबराने की जरूरत नहीं है। यदि अकाउंट नंबर नहीं लिखा है और वहां पे कंट्रोल नंबर लिखा है तो आप कंट्रोल नंबर लिख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, ये कंटिन्यूटी वाला मैंने आपको बता दिया है। इसके आगे हम लोग चलते हैं। ये सहारियन यूनिवर्सल का सुपर बीवी वाला बॉन्ड है। यहाँ सबसे ऊपर आप देख रहे हैं ये बॉक्स के अंदर इसका सर्टिफिकेट नंबर है। यहाँ पर मेंबर नंबर, मेंबरशिप आईडी नंबर मिल जाएगा। यहाँ पर आपको पैसे आपने जितने लगाए होंगे वो दिख जाएगा और यहाँ पर डेट दिख जाएगी। और इसमें भी सेम वही कहानी है, आपको उसको पीछे पलटाना है और कंट्रोल नंबर वहां से ले लेना है। इसमें भी ये कंटिन्यूटी वाला था, इसलिए इसमें पीछे कंट्रोल नंबर जो है वही अकाउंट नंबर है। तो आपकी 5 चीजें जो मैंने बोली थी वो 5 चीजें मैंने यहाँ पर आपको सहारियन वाले दोनों बॉन्ड्स में दिखा दी। इसके बाद चलते हैं सहारा ई शाइन, सहारा क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड का है ये बॉन्ड। इसमें जो सर्टिफिकेट नंबर है वो यहाँ पर आपको दिख रहा है, मेंबरशिप नंबर इस कॉर्नर पर दिख रहा है, जो सम ऑफ रुपीज है वो यहाँ पर वर्ड्स और नंबर्स में दोनों में यहाँ लिखे दिखेंगे आपको। ये डेट है जब आपने लिया था और उसके बाद अकाउंट नंबर यहाँ पर सीधे ही आपको यहाँ दिख रहा है। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं, ये 5 जानकारी आपको चाहिए थी और 5 जानकारी यहाँ पर आपको मिल गई है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जिनके पास सहारा क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी का है वो लोग आसानी से भर सकते हैं। उसके बाद आता है हमारा इंडिया क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड, गोल्डन एव डबल बॉन्ड। ये वाला जिसके पास है तो यहाँ पर भी देखिए ये सर्टिफिकेट नंबर है, ये मेंबरशिप नंबर यहाँ आपको मिल जाएगा। यहाँ पर पैसे और जो डिजिट में लिखे हैं, वर्ड्स में लिखे हैं वो मिल जाएंगे, किस डेट पर आपने लिया था वो मिल जाएगा और अकाउंट नंबर यहाँ पर मिल जाएगा। अब लोगों का कहना है कि भाई यहाँ पर तो 2 अमाउंट दिख रहे हैं, एक मैच्योरिटी का अमाउंट है और एक हमारा दिख रहा है मैच्योरिटी डेट। तो आपको कंफ्यूजन करने की कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि मैच्योरिटी अमाउंट वो अमाउंट नहीं है जो आपने जमा किया था और फॉर्म में मांग रहा है आपने जो भरा हुआ है पैसा वो आपको बताना है। तो आप यहाँ पर भर दीजिए जो मैंने आपको बता रहा हूँ फॉर्म में, जहाँ मैंने ये आपको बताया है ये हाईलाइट हो रहे हैं। आपको यही वाले फिगर लेने, मैच्योरिटी वाला डेट और मैच्योरिटी वाला अमाउंट नहीं लेना है। अब हम लोग आगे चलते हैं। यहाँ पर जो मैंने अभी आपको दिखाया, कुछ लोगों के पास व्हाइट कलर का है, कुछ लोगों के पास इस तरीके का बॉन्ड है जो कलर्ड है। तो ये सेम सिमिलर है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये सर्टिफिकेट है, यहाँ पर सर्टिफिकेट नंबर दिख रहा है, ये मेंबरशिप नंबर है, यहाँ पर अमाउंट दिख रहा है, यहाँ पर डेट दिख रही है, यहाँ पर अकाउंट नंबर दिख रहा है। आसानी से आपको मिल जाएगा। हमारा इंडिया क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी में भी ये चीज आपको मिल जाएगी। अब कुछ लोगों के पास इस तरीके के क्यू शॉप वाले भी हैं, सहारा क्यू शॉप के। तो अभी क्यू शॉप के लिए जो है गवर्नमेंट ने चालू नहीं किया है, तो आप लोग अभी अप्लाई नहीं करिए क्योंकि ये रिजेक्ट हो जाएगा। कुछ लोगों ने क्या किया है कि क्यू शॉप के जो बॉन्ड्स थे उनको कन्वर्ट करा लिया था सहारियन में या हमारा क्रेडिट वाले में। तो जिन लोगों ने ये कन्वर्ट करा लिया उनको एक नया प्रमाण पत्र मिल गया होगा, बॉन्ड मिल गया होगा, उससे जानकारी देख के आपको भरनी है। ठीक है। और कुछ लोगों के साथ ये भी दिक्कत जा रही है, जैसे कि मैं पीछे आपको दिखाता हूं
कि उन लोगों ने जो ये सहारेन वाला, मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार फिर से। ये सहारेन वाला जो आप देख रहे हैं ये दो, इसमें कुछ लोगों के साथ ये समस्या जा रही है कि अब कुछ एजेंट इस तरीके से भी बता रहे हैं कि आपका क्योंकि री इन्वेस्टमेंट हुआ है तो आपको 2 अमाउंट को क्लब करके लिखना है या 2 अमाउंट को जोड़कर लिखना है। जैसे यहाँ पर एक अमाउंट आपको दिया हुआ है कंट्रीब्यूशन यहाँ पर, और आप पीछे पलटाएंगे तो कुछ पॉइंट लिखे रहते हैं, उस पॉइंट में 00 ऐड करना और पहले वाला ये वाला जो फिगर आ रहा है यहाँ पर, इसमें उस राशि को जोड़कर फिर अमाउंट को भरना है। तो आप अपने एजेंट से एक बार संपर्क कर लें कि वो क्या बता रहे हैं, या ब्रांच मैनेजर, या जो मैं नंबर दूंगा आप उस पर बात करिएगा तो वो आपको सही जानकारी बता पाएंगे। किसी की भी जानकारी पर ऐसे भरोसा नहीं करना है, वरना आपका फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है। कुछ लोगों के पास जो बॉन्ड्स हैं उसमें पीछे भी एक राशि दी हुई है, जहां पर मैंने अभी आपको ये पीछे दिखाया था, इस एरिया में भी ये यहाँ पर एक राशि लिखी हुई है, तो वो राशि भी भरने के बारे में लोग कह रहे हैं। मगर जहां तक मैंने अभी बात करी हुई है, इस तरीके की मुझे किसी ने जानकारी नहीं दी है। तो मेरी ये सलाह आप सभी लोगों को कि आप लोग अपने एजेंट से जरूर बात करें, और नहीं तो जो मैं आपको नंबर दूंगा अभी हेल्पलाइन के, आप उस पर बात करिए। किसी की बातों पर ऐसे विश्वास नहीं करना है, वरना फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है। जिन लोगों ने क्यू सॉफ्ट मैंने बताई दिया है, जिन लोगों ने कन्वर्ट करा लिया है, उनको नया मिल गया होगा बॉन्ड, उस बॉन्ड के आधार पर आपको इसको भरना है। इसके बाद ये जो मैं आपको पासबुक दिखा रहा हूँ, हमारा इंडिया क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी की है। इसमें आप देख रहे हैं ये 4 फील्ड्स जो हैं मैंने हाईलाइट कर रखी हैं। इसमें ये पासबुक दिख रही है, यहाँ पे पासबुक का नंबर है, ये अकाउंट नंबर है, अकाउंट ओपनिंग डेट आपको मिल जाएगी, यहाँ पर मेंबरशिप मिल जाएगी, और पैसा आपका जितनी भी इसमें एंट्रियां हुई होंगी पासबुक के अंदर, वो कैसे कैलकुलेट करते हैं वो भी मैं अभी आपको आगे सिखा दूंगा। अभी मैं आपको इसको थोड़ा सा जूम करके दिखाता हूँ कि एक्चुअली इसके अंदर क्या चीजें आपको दिखेंगी। ये देखिए, इस तरीके के पासबुक नंबर आपको यहाँ पर दिख रहा है। यहाँ नीचे पासबुक नंबर लिखा रहता है, आप उसको नोट डाउन कर लीजिए। फिर उसके बाद ये आपकी डिटेल्स हैं, डेट ऑफ बर्थ वगैरह है, पिताजी का नाम है, एड्रेस है। उसके बाद आप थोड़ा सा नीचे आते हैं तो यहाँ पर आपको अकाउंट नंबर मिल जाता है, अकाउंट ओपनिंग नंबर मिल जाता है, अकाउंट ओपनिंग डेट मिल जाती है। उसके बाद मेंबरशिप नंबर मिल जाती है, मैच्योरिटी की डेट मिल जाती है, इससे हमें कोई लेना देना नहीं है। ये 3 चीजें जो हाईलाइट करी हुई हैं, इन्हीं से हमारा काम चल जाएगा। और पैसा कैसे कैलकुलेट करना है अब वो देख लेते हैं। तो पासबुक मैंने एक बना के रखी है, डमी पासबुक है। इसमें जो भी रिसिप्ट नंबर है ये सब डमी है, और ये मैंने डेट वाइज बनाई है, मंथली जैसे कई लोग जमा कर रहे थे। तो जैसे मैंने 12/5/2020 से इसको चालू किया है, पहली एंट्री मेरी 12/5/2020 की इसमें लिखी है, और ये रसीद संख्या उसकी लिखी हुई है डमी। और ये 500 रुपये उसने मान लीजिए पहले महीने में जमा करें, तो यहाँ पर योग आ गया 500 रुपये। तो जो आपकी जो भी एजेंट होंगे उन्होंने योग करके इसको लिखा होगा बाकायदा, और नहीं भी लिखा है तो मैं आपको बता देता हूँ कि कैसे करना है। फिर 7वें महीने में इन्होंने 500 रुपये फिर जमा करे, तो कुल जमा योग हो गया 500 + 500 1000। उसके बाद 8वें महीने में इन्होंने जमा करे फिर 500, तो जमा योग हो गया 1500। इसके बाद 9वें महीने में ये राशि बढ़ के हो गई 2000। उसके बाद ये राशि 2500 हुई उसके अगले महीने, उसके अगले महीने 3500। इसी तरीके से कंटिन्यू जमा करते गए। 11वें महीने में ये 5500 रुपये हो गई, 14वें महीने में 500 रुपये बढ़ते चले गए, 7000 पहुंच गई। उसके बाद 19वें महीने में ये राशि 500 रुपये जमा होते होते 9500 तक पहुंच गई। अब मैंने ये इन सब का देखिए योग होता चला रहा है, 500, 1000, 1500, 2000, 2500, 5500, 6000, 7500, 8000, 8500, 9000 और 9500। ये राशि जो लास्ट में आई है 9500, ये फाइनल अमाउंट है जो आपको लिखना है। 4 चीजें मैंने आपको पहले बता दी हैं। आपको अकाउंट नंबर मिल गया, अकाउंट ओपनिंग किस दिन हुई है वो मिल गया, मेंबरशिप आईडी मिल गई, पासबुक नंबर मिल गया, और रहा अमाउंट तो ये मैंने आपको बता दिया है। यदि आपके जिस भी जगह आप जमा करते थे या कोई एजेंट था, आप उनके माध्यम से कर रहे थे, अगर उन्होंने नहीं किया है तो आप इस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं। और यदि कैलकुलेशन उन्होंने करके रखी हुई है तो आपको ये लास्ट अमाउंट दिखेगा कि आपका लास्ट कितना जमा हो गया है। इसी अमाउंट को हम लोगों को वहां पर लिखना है। चलिए अब आगे देखते हैं। तो बहुत सारे लोग जो मैंने देखा है वो बता रहे हैं एक थर्ड पार्टी
URL बताते हैं या गूगल पर जाकर बोलते हैं सर्च करिए, तो मैं आपको डायरेक्ट बता देता हूँ कि इसका पोर्टल का URL क्या है, जिसको लिखकर आप डायरेक्ट पोर्टल पर जाकर फॉर्म भर सकते हैं। तो आपको एक नया क्रोम खोल लेना है या जो भी ब्राउजर आप यूज करते हैं उसको खोल लीजिए। वहां पे लिखिए https://www.mocrefund.crcs.gov.in। ये इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है। इसको आपको यहाँ लिख देना है और एंटर दबा देना है। जैसे एंटर दबाते हैं इस तरीके का इंटरफेस हमारे पास आ जाता है और केंद्रीय पंजीयक सहारा रिफंड पोर्टल ये आपके पास आ जाता है खुलकर। यहाँ पर अब हम लोगों को क्या करना है, पंजीयन करना है। तो सबसे पहले पंजीयन करते कैसे हैं वो देख लेते हैं। तो हम लोगों को ये जमाकर्ता पंजीयन पर आप जाकर क्लिक कर दीजिए। जैसे ही आप क्लिक करते हैं तो क्या होता है, ये हम लोगों को रीडायरेक्ट कर देता है आगे पेज पर। ये लेके अब हमसे यहाँ पर ये पूछ रहा है आधार नंबर भरिए और लास्ट के 4 डिजिट भरना है आधार के, शुरू के नहीं लास्ट के 4 डिजिट आप यहाँ भरिए और आधार से जुड़ा मोबाइल नंबर यहाँ पर लिखना है। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि आपके आधार में यदि जो मोबाइल नंबर जुड़ा है और वो एक्टिव नहीं है तो आप फॉर्म मत भरिए उस समय। सबसे पहले आधार में जाकर अपना नया मोबाइल नंबर जो कि एक्टिव है उसे चालू करवाइए और उसके बाद ये फॉर्म भरिए, क्योंकि OTP वगैरह इसी मोबाइल पर आने वाले हैं। तो अगर वो मोबाइल एक्टिव नहीं होगा तो OTP नहीं आएगी। तो आधार से जुड़ा मोबाइल नंबर यहाँ लिख देते हैं। उसके बाद OTP प्राप्त करेगी जो बटन यहाँ नीचे बनी हुई है उस पर आकर आपको क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करते हैं तो इस तरीके से आपको एक OTP मिल जाती है मोबाइल पर। उस OTP को आपको यहाँ भरना है और OTP सत्यापित कर देना है। OTP सत्यापित पर जैसे ही क्लिक करेंगे यही मेन पेज पर आ जाएंगे। फिर अब जमाकर्ता लॉगिन इस पर जाना है, इस पर क्लिक करना है। जमाकर्ता लॉगिन पर आपको सबसे पहले दिखेगा आधार नंबर। अब ये अंतिम फिर से वही 4 डिजिट भरने हैं जो लास्ट भरे थे। उसके बाद आधार से जुड़ा मोबाइल नंबर लिखना है यहाँ पर जो मैंने पहले बताया था वो लिख दीजिए। OTP प्राप्त करना है फिर से। अब OTP आगे होगा, आप यहाँ OTP लिख दीजिए और OTP को सत्यापित कर दीजिए। जैसे ही सत्यापित करते हैं फॉर्म पहुंच जाता है व्यक्तिगत डेटा उपयोग करने की। ये आधार की जो है एक यहाँ पर सहमति मांगी गई है। ये 4 पॉइंट आपको पढ़ लेना है और यहाँ पर नियम शर्तों पर आपको टिक मार्क लगाना है और यहाँ पर मैं सहमत हूँ वाली बटन पर क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करते हैं तो ये पेज हमें आगे ले जाता है और व्यक्तिगत विवरण वाली स्टेज पर ले जाता है। इस व्यक्तिगत विवरण में सबसे पहले आपको आधार नंबर भरना है। आप 4 डिजिट नहीं भरने, आप पूरा आधार नंबर आपको यहाँ पर भरना है। उसके बाद एक OTP के लिए आपको यहाँ पर रिक्वेस्ट करनी है, OTP प्राप्त करना है। उस OTP को यहाँ लिखना है और सत्यापित करना है। तो इस तरीके से आप यहाँ पे आधार नंबर लिख दीजिए और OTP मंगा लीजिए। OTP मंगाकर आप जैसे ही भरते हैं और सत्यापित करते हैं फॉर्म नीचे की तरफ खुलता है और आधार में जो भी डेटा आपका नाम डला होगा, आपका डेट ऑफ बर्थ डला होगा या फिर आपके पिताजी का नाम जो भी होगा वो ऑटोमेटिक यहाँ पर आ जाएगा, आपको भरने की जरूरत नहीं है। उसी के नीचे आप देखेंगे पिताजी के नाम के नीचे आता है ईमेल वैकल्पिक, मतलब यदि भरेंगे नहीं तो भी चलेगा, मगर मेरी सलाह है कि आप इसको जरूर भरिए, क्योंकि यदि कोई जानकारी ईमेल के माध्यम से भेजी जाएगी तो वो आपको फिर नहीं मिल पाएगी। तो ऐसा आप अपना ईमेल एड्रेस यहाँ पर लिख दीजिए और ईमेल सहेजे के ऑप्शन पर क्लिक कर दीजिए। जैसे ही आप क्लिक करते हैं तो व्यक्तिगत विवरण सफलतापूर्वक सहेजा गया, ये आपको मैसेज आ जाता है। उसके बाद ये अगला वाला जो ऑप्शन आ रहा है इस पर क्लिक कर देना है। जैसे ही क्लिक करते हैं हम लोग पहुंच जाते हैं दावा विवरण के ऊपर। ये पेज बहुत महत्वपूर्ण है। यदि आपने डिटेल सही ढंग से नहीं भरी तो आपको क्लेम नहीं मिलेगा। ये 4 कंपनियों के नाम मैंने लिख दिए हैं। इन चारों कंपनियों के नाम आपको यहाँ पर भी दिख जाएंगे पोर्टल में ऊपर। तो हम लोग शुरुआत करते हैं। आपकी जो भी कंपनी आपके पास बॉन्ड है वो सारे मैंने आपको समझा दिए, कहाँ पर क्या जानकारी है ये भी बता दिए। अब आप लोग रेडी हो गए हैं फॉर्म भरने के लिए। तो सबसे पहले आप यहाँ पर आइए, अपनी सोसाइटी का नाम यहाँ पे सेलेक्ट करना है। जैसे ही सोसाइटी का नाम सेलेक्ट हो जाए सदस्यता संख्या या मेंबरशिप नंबर यहाँ पर आप लिख दीजिए। फिर जो खाता संख्या है वो लिख दीजिए। जिनकी खाता संख्या नहीं मिल रही है वो कंट्रोल नंबर लिखा है वो लिख दे। प्रमाण पत्र सर्टिफिकेट नंबर लिख दें या फिर पासबुक है तो पासबुक का नंबर लिख दें। खाता खोलने की तिथि ये दोनों आपको मिल जाएंगी, सर्टिफिकेट में भी पासबुक में भी। अब जितनी राशि है
वो जरूर यहाँ पर लिखना है हमें, कितनी राशि है टोटल। मैंने आपको बता दिया पासबुक में कैसे कैलकुलेट करनी है, और मैंने आपको बॉन्ड्स में भी बता दिया कि कहाँ पर वो राशि लिखी होती है। और यदि नहीं समझ में आ रहा है तो जो भी एजेंट हैं आप उनसे बात करिए, या फिर ब्रांच है वहां चले जाइए, या जो नंबर मैं दूंगा आप उस पर बात करिएगा। अब यहाँ पर ऑप्शन आ रहा है कोई आंशिक भुगतान प्राप्त हुआ है क्या। तो यदि आपने पहले कोई पार्शियल विड्रॉल किया हुआ है या कुछ पैसा लिया हुआ है तो आप उसकी जानकारी यहाँ टिक लगाकर दे सकते हैं। और यदि आपने सोसाइटी से कोई ऋण लिया हुआ है तो आप उसकी जानकारी भी यहाँ पर दे सकते हैं। यहाँ टिक लगाएंगे तो आपसे पूछेगा कि आपने कितना ऋण लिया है, और उसमें से यदि कुछ चीज का भुगतान भी कर दिया आपने ऋण का, तो आप वो दोनों जानकारी यहाँ पर भर सकते हैं, अन्यथा आपको इन दोनों पर टिक नहीं लगाना है। नीचे ऑप्शन आ रहा है जमा प्रमाण पत्र अपलोड करें, चूज फाइल। अब यहाँ पर क्या करना है, अब यदि आपके पास बहुत सारे 2, 4, 10 फॉर्म है, पासबुक भी है, तो आप क्या करिए सबको स्कैन करके रख लीजिए। तो आप उसको जेपीजी, पीएनजी, जेपीजी या फिर पीडीएफ फॉर्मेट में डाल सकते हैं। फाइल का साइज जो है वो 200 केबी से कम नहीं होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। 200 केबी रखिए या 200 से ज्यादा रखिए, 3 MB से ऊपर नहीं जानी चाहिए कोई भी फाइल की साइज, ठीक है। जिन लोगों को ये नहीं बनता है वो ऑनलाइन जाके गूगल पे टाइप करिए कि हाउ टू रिसाइज जेपीजी इमेज, आपको बहुत सारे लिंक मिलेंगे। आपको वहाँ फोटो अपलोड करनी है और वो आपको श्रिंक करके साइज दे देते हैं। जिन लोगों को नहीं बनता है उनके लिए मैं अलग से एक वीडियो बना दूंगा। आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए कि आप इस पर वीडियो चाहते हैं कि जेपीजी फाइल को कैसे रिसाइज करना है, तो उस पर एक सेपरेट वीडियो मैं आप लोगों के लिए बनाकर दे दूंगा। अब यहाँ पर दावा जोड़े वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है। जैसे मान लीजिए अभी मैंने सहारा कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड का भरा था, अब दूसरा मैं सहारेन यूनिवर्सल मल्टीपर्पज सोसाइटी का फॉर्म भर रहा हूँ, तो मैं वो वाला सेलेक्ट कर लूंगा। उसकी सदस्यता क्रमांक डालूंगा, खाता क्रमांक डालूंगा, पासबुक नंबर डालूंगा, खाता खोलने की तिथि डालूंगा, जमा योगदान की राशि लिखूंगा और फिर उसका प्रमाण पत्र यहाँ पर अपलोड कर दूंगा और फिर दावा जोड़े। ऐसे कर करके जितने भी आपके पास बॉन्ड्स हैं या पासबुक है उन सबको आपको एक एक करके यहाँ पर ऐड करना है और उनके इमेजेस को अपलोड करना है और कंप्लीट करना है। जब तक वो खत्म हो जाए आप इसमें भरते जाइए डिटेल। जैसे कि मैंने 2 डिटेल अभी भरी, तो 2 डिटेल भरने के बाद क्या होगा मुझे आगे दिखाएगा। ये देखिए मैंने 2 डिटेल्स भरी थी, तो मेरी ये 2 डिटेल्स यहाँ पर सारी आ गई हैं, मैंने जो जो भरी थी। इसमें कोई गलती नहीं होनी चाहिए भरने के लिए। ये अब नेक्स्ट करने का ऑप्शन आ गया। देखिए यदि आपसे कोई गलती हो गई है, मिलान कर लेंगे आप सारी चीज़ों का, या आपके पास सर्टिफिकेट रहेंगे, तो आपके पास यहाँ एडिट का ऑप्शन है। डिलीट मत करिए, एडिट करिए। फिर से देख लीजिए यदि गड़बड़ कुछ नंबर आगे पीछे हो गए तो उनको ठीक कर सकते हैं, एडिट कर लीजिए। ठीक है, मैंने सिक्योरिटी के कारण और यूट्यूब पॉलिसी के कारण ये सारी डिटेल्स को यहाँ हाइड कर दिया। अब यहाँ नेक्स्ट वाला जो ऑप्शन है आप इस पर क्लिक कर दीजिए। जैसे ही क्लिक करते हैं तो हमें ये प्रपत्र जनरेट करने वाले ऑप्शन पर ले जाता है। अब ये इस तरीके से प्रपत्र तैयार करने से पहले सुनिश्चित करें कि सभी दावे दर्ज कर लिए गए हैं, जिसके बाद आप कोई बदलाव नहीं कर पाएंगे, अतिरिक्त दावा नहीं कर पाएंगे। अब आपके जितने भी बॉन्ड या आपके पास पासबुक है वो सारे एक बार में दर्ज करना है, उसके बाद ही इसको जनरेट करना है, वरना उसके बाद फिर आपका कोई भी दावा नहीं लिया जाएगा क्योंकि आपकी जानकारी एक बार दर्ज हो गई है। अब यहाँ पर ही हमारे पास एक PDF फॉर्मेट में ये फॉर्म खुलकर आ गया है, दावा पत्र। अब यहाँ पर फॉर्म डाउनलोड करें, यहाँ पर ऑप्शन है, इस पर क्लिक करेंगे। जैसे ही क्लिक करें तो क्या होगा, इस तरीके के फॉर्म जनरेट हो जाएगा जिसको हम लोगों को सेव कर लेना है। उसमें क्लेम रिक्वेस्ट डेट आ जाएगी, यहाँ पर आपको अपनी फोटो लगा देनी है, क्रॉस साइन कर देने इस तरीके से। यहाँ पर मैंने डमी फोटो और डमी साइन यहाँ पर कर दिए हैं, आप देख सकते हैं इस तरीके से करना है। आपका एड्रेस लिखा जाएगा, फुल नाम लिखा जाएगा, हस्बैंड नेम लिखा जाएगा, बैंक का नाम लिखा जाएगा। यहाँ पर जो भी आपने क्लेम नंबर जितने भी हैं 1, 2, 3 वो सब आपको यहाँ पर दिखेंगे, डिक्लेरेशन दिखेगा। नीचे आपको यहाँ पर सिग्नेचर करना है और फिर इसी को क्या करना है, स्कैन कर लेना है और इसी स्कैन जो प्रपत्र है उसको अपलोड भी करना है। तो हम लोग चलिए, अभी मैंने स्कैन करके रख लिया है, इसको मैं अपलोड करके आपको दिखाता हूँ। इस तरीके से आप 5वें वाले स्टेप पर आ जाते हैं, दस्तावेज अपलोड करें। यहाँ पर आपको बोल रहा है दावा आवेदन प्रपत्र, यहाँ पर चूज फाइल करिए और यहाँ पर सेलेक्ट कर दीजिए। आप उसका प्रीव्यू भी यहाँ पर देख सकते हैं कि मैंने जो अपलोड किया वो सही हुआ है कि नहीं हुआ। यदि सही नहीं हुआ तो फिर से आप फाइल बनाइए और फिर अपलोड करिए।
पैन नंबर दर्ज करिए। यहाँ पर पैन नंबर मैंडेटरी फील्ड है तो ये आपको भरना ही भरना है। कई लोगों का ये सोचना रहता है कि 50,000 से कम है तो हमें पैन नंबर नहीं भरना है, मगर ये मैंडेटरी फील्ड के अंदर है तो आपको भरना ही भरना है। पैन कॉपी अपलोड करें। अब पैन कॉपी जो आपका पैन है उसकी आप स्कैन करिए और यहाँ पर अपलोड कर दीजिए। प्रीव्यू देख लीजिए, सही है तो कोई दिक्कत नहीं है। दस्तावेज अपलोड करें। अब आपने प्रपत्र अपलोड कर दिया है, पैन कार्ड अपलोड कर दिया, अब यहाँ पर क्लिक कर दीजिए। जैसे यहाँ पर क्लिक करते हैं दस्तावेज सफलतापूर्वक अपलोड किए गए, अगले चरण में जाएं। यहाँ पर अगले चरण का ऑप्शन ये दिख रहा है, आप यहाँ पर क्लिक कर दें। इस तरीके से छठवां पावती और रसीद वाले ऑप्शन पर हम लोग अब पहुंच जाते हैं। ये लास्ट स्टेज है। यहाँ पर लिखा जाता है धन्यवाद, आपका दावा आवेदन संख्या दिनांक इतने इतने को प्राप्त हो गया और ये आपका क्लेम नंबर मिल गया है, ये भेज दिया गया है संबंधित विभाग को। 30 दिनों के भीतर आपकी सिफारिश देगा। इसके बाद 15 दिनों के भीतर आपको पोर्टल दावा जमा करने के 45 दिनों के भीतर सूचित करेगा कि आपको कितना पैसा मिलना है या कब ये पैसा मिलना है। ठीक है, तो इस तरीके से आप फॉर्म भर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है और बहुत आसान सा फॉर्म है। बस जो शुरुआत में मैंने आपको समझाया है कि कहाँ से कैसे कौन सी चीज़ें आपको उठानी है, कौन से बॉन्ड में कहाँ पर दी रहती है, या फिर पासबुक में कैसे कैलकुलेशन है, यदि आपको समझ में नहीं आया है तो वीडियो को एक बार रिवाइंड करिए और इत्मीनान से बैठ के देखिए, अपने सारे बॉन्ड्स वगैरह सामने रखिए और उस पर टिक लगाइए। उसके बाद ये फॉर्म भरिए। और जो लोग मोबाइल से ये फॉर्म भरना चाहते हैं, मोबाइल से भरने में थोड़ी सी दिक्कत जरूर जाती है, मगर यदि आप मोबाइल अच्छा चला लेते हैं तो ये मोबाइल से भी हो सकता है, मगर आपको फिर इमेज की साइज वगैरह बनाने में दिक्कत जा सकती है। तो पहले साइज वगैरह प्रॉपर बना लें, उसके बाद फॉर्म भरना शुरू करें। जैसा कि मैंने पहले भी कहा था कि मैं आपको टोल फ्री नंबर के बारे में बताऊंगा जहां आप संपर्क कर सकते हैं किसी प्रकार की क्वेरी के लिए। तो 2 टोल फ्री नंबर हम लोगों को दिए गए हैं। उसमें पहला है 1800-103-6891, ये पहला नंबर है, और दूसरा टोल फ्री नंबर है 1800-103-6893। आप इन दोनों टोल फ्री नंबर पर संपर्क करके अपनी क्वेरी का समाधान कर सकते हैं। आशा करता हूँ आप सभी को ये वीडियो पसंद आई होगी। इसी तरीके की इंफॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन की बटन को दबाना ना भूलें ताकि आपको नए नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तब तक के लिए हमारे साथ बने रहिए, बिकॉज टुगेदर वी कैन एंड वी विल मेक अ डिफरेंस। जय हिंद, जय भारत।